नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जिसमें आपके सामने मैं जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो घटित होती हैं और उन्हीं पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आता रहता हूं। और एक नया समस्या आया है, लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि ऐसा भी होना संभव है, तो उन्हीं का मैं आंसर देने के लिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से इसका आंसर दिया जाए, उसका उत्तर दिया जाए, जिससे और लोगों की अगर जो कोई समस्या इसी तरीके की हो तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एक लाइक ज़रूर बनता है, उसको आप कर दें, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे हम आपको समय समय पर नई नई जानकारी देते रहें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक लोगों ने मुझसे जैसा कि प्रश्न पूछा है कि अगर जो चार्जशीट अगर जो फाइल हो गई है वो न्यायालय में आ चुकी है, न्यायालय ने संज्ञान भी ले लिया है, तो अब अगर जो दोनों पक्षों में अगर जो सुलह हो जाती है, समझौता हो जाता है, तो अब क्या करना चाहिए? क्योंकि सुलह समझौता आपका हुआ है, वादी और अक्यूज्ड दोनों का उसमें हुआ है, तो इसमें कोर्ट को जानकारी कैसे होगी कि आपका और वादी का सुलह हो चुका है? तो इसका कोई ना कोई माध्यम होगा जो कोर्ट को बताएगा, तभी तो वहाँ की प्रोसीडिंग रुकेगी, अदरवाइज वहाँ की प्रोसीडिंग कैसे रुक पाएगी? हमारे एक इससे पहले वीडियो में मैं इसमें बता चुका हूँ कि अगर जो एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसको कैसे क्वैश कराया जाए, यानी कि उसको कैसे स्टॉप कराया जाए कि आगे की कार्रवाई उसमें ना होने पाए। तो उसी की आगे की कार्रवाई अगर जो एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट न्यायालय में पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद अगर न्यायालय ने उसमें संज्ञान ले लिया, संज्ञान लेने के बाद अगर जो अक्यूज्ड पर्सन है 1 2 3 4 5 जितने भी हो उस पर समनिंग का ऑर्डर भी पास कर चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दोनों लोगों में सुलह हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर दोनों लोगों में, वादी और अक्यूज्ड में, अगर जो कोई दोनों में अगर जो कोई सुलह हो जाता है, और सुलह कब हो जाए, कब किस समय हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो अगर जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, न्यायालय ने उसमें संज्ञान ले लिया है, जिस न्यायालय का उसमें क्षेत्राधिकार है, तो उस क्षेत्राधिकार जिसके पास उपलब्ध है, उस थाने वाइज जो जुडिक्शन बटा होता है, तो न्यायालय ने अगर जो उसमें संज्ञान ले लिया है तो उसके बाद उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है तो संज्ञान लेने के उपरांत अगर समनिंग ऑर्डर पास कर दिया है कि अक्यूज्ड और जितने 1 2 3 4 जितने भी हों वो मेरे सामने उपस्थित हों, तो उपस्थित होने के बाद जो भी आगे का ट्रायल होगा वो फेस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अगर समनिंग ऑर्डर पास हो चुका है, अगर दोनों में सुलह हो जाती है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूँ। वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि आप ये किस समय और कब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर जो आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरी लाभकारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। और इसमें साथ में अगर जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो इसमें 482 CRPC में एक प्रोविज़न है, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी अगर उसको लगता है कि अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, या उसको ये वादी द्वारा या एक्यूज द्वारा ये उसको उपलब्ध जो फैक्ट हैं और जो जानकारी हैं उनके द्वारा वो न्यायालय को कन्विंस कर ले जाते हैं, संतुष्ट कर ले जाते हैं कि अगर जो चार्जशीट फाइल हुई है ये गलत फाइल हुई है, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, कंप्रोमाइज़ किस में होगा? कंप्रोमाइज़ के लिए वो अलग से मैं उस पर डिस्कस करूँगा, उसमें मैं इसको सबमिशन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर जो कंप्रोमाइज़ का हर एक सेक्शन और हर एक जो प्रोविज़न है, सारे अपराधों में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। उसका एक लिस्ट बनी हुई है कि किस किस धाराओं में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो अगर जो कंप्रोमाइज़ हो गया है या नहीं भी हुआ है, अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, गलत आदमी के विरुद्ध फाइल हो गई है, और ये अगर जो विवेचना अधिकारी ने कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कोई महत्वपूर्ण तथ्य है, उसका उसने अवलोकन नहीं किया, उसमें पर ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ आपको माननीय उच्च न्यायालय के सामने आपको प्रस्तुत करनी चाहिए। और उस पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय को अगर ये लगता है कि जो आप जो कह रहे हैं, जो फैक्ट आपने जो बताए हैं वो सही हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, या माननीय उच्च न्यायालय को आप कन्विंस कर ले जाते हैं या उनको संतुष्ट कर ले जाते हैं कि एफआईआर के बाद ये जो चार्जशीट है ये क्यों क्वैश होनी चाहिए, तो अगर जो माननीय न्यायालय कन्विंस हो जाती है तो चार्जशीट की प्रोसीडिंग जो आगे बढ़ेंगी उसको क्वैश कर दी जाती है, यानी कि उसको स्टॉप कर दिया जाता है, जिससे कि जो मुलजिम है, एक्यूज्ड के विरुद्ध जो चार्जशीट जो केस जो ट्रायल चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ती है, वो वहीं पे स्टॉप हो सकती हैं। तो इस तरह से उसको रेमेडी मिल पाती है। लेकिन एक चीज़ और, हर काम हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर एक कोर्ट का अपना एक जुडिक्शन केवल डिवाइड है कि कौन सी कोर्ट कौन से मामले सुनेगी या कौन सी कोर्ट कौन से मामले नहीं सुनेगी। इसी तरीके से अगर चार्जशीट क्वैश करने के जो पावर है वो केवल हाई कोर्ट के पास है, या फिर उसके ऊपर जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास।
क्योंकि निचली अदालत जो ट्रायल कोर्ट है उनको चार्जशीट को स्टॉप करने या उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप करने की पावर नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल एक ही विकल्प बचता है कि आप 482 CRPC में आप पिटीशन मूव करिए। मूव करने के उपरांत आपको जो रेमेडी मिलेगी वो माननीय न्यायालय से, हाईकोर्ट से आपको उपलब्ध होती है। ये तो हो गई आपकी ये जो लॉ है जो उपलब्ध हैं, जो मटेरियल जो उपलब्ध हैं, ये इस तरीके से उपलब्ध है। लेकिन इसको लागू कैसे किया जाएगा? लागू करने का तरीका यही है कि अगर जो आपको लगता है कि चार्जशीट गलत तरीके से फाइल हो गई है, इसमें हमको नहीं समन किया जाना चाहिए, हमारे खिलाफ जो प्रोसीडिंग है यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, उसके खिलाफ वो प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए, तो ऐसे में वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो याचिका है वो माननीय न्यायालय के सामने यानी माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय जो है वो जो सरकारी वकील हैं, जो सरकार के पक्ष से, उनसे वो जवाब मांगती है कि ऐसा क्या होना संभव है या ऐसा होना क्या न्याय उचित रहेगा। तो अगर जो न्यायालय के बाद भी अगर जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखते हैं, जो सरकारी वकील, जो गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, वो उनके जो कमेंट और उनका जवाब आने के उपरांत, पूरी बहस होने के उपरांत, अगर जो माननीय न्यायालय को यानी कि माननीय उच्च न्यायालय को आप अगर संतुष्ट कर ले जाते हैं, उसको कन्विंस कर ले जाते हैं कि ये जो फैक्ट हैं वो किस तरीके से क्यों उसको क्वैश कर देना चाहिए। अगर जो माननीय न्यायालय आपके जो तथ्य हैं, आपने जो अवलोकन किया है, उस पर वो विश्वास करके अगर उसको भरोसा होता है कि आप जो कह रहे हैं सही है, तो ऐसी स्थिति में जो चार्जशीट फाइल होने के बाद जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको वहीं से वो स्टॉप कर देगी यानी कि रोक देती है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि ये तो हो गई लॉ के बाद, मैंने बहुत कुछ सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक चीज़ और चीज़ मिस हो गई है कि चार्जशीट आखिर कहते किसको हैं। बहुत लोग होंगे क्योंकि एक जो लेप मैन पर्सन है या जो अननोन पर्सन है उसको विधि की जानकारी इतनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि चार्जशीट होती क्या है, इसको चार्जशीट कहते किसके हैं। चार्जशीट वो डॉक्यूमेंट, वो रिपोर्ट, वो क्लोजर रिपोर्ट होती है जो कि FIR दर्ज होने के बाद, अब FIR कैसे दर्ज होती है वो अलग ही वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर जो FIR दर्ज हो गई है वो किसी भी माध्यम से दर्ज हुई हो, तो उसमें अब अवलोकन करने की ये ज़रूरत पड़ती है कि FIR जो दर्ज हो गई है, तो FIR दर्ज होने के बाद जो FIR है उसकी विवेचना जो विवेचना अधिकारी है, जो IO हो, उसके द्वारा की जाएगी। तो विवेचना इसमें जो फैक्ट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो सब कलेक्ट करेगा। कहीं भी क्राइम स्पॉट पे या जहाँ पे जो घटना घटित हुई है उसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ है, कौन सी गवाह आए हैं, किसी ने उसको देखा था होते हुए, कौन से नहीं देखा था, या कोई भी मारपीट में जो इंस्ट्रूमेंट, जो हथियार जो प्रयोग किए गए हैं उनका वो अवलोकन करेगा कि क्या इससे होना संभव है या नहीं संभव है। इन्हीं सब सारी जानकारियों को सबको इकट्ठा करके और एक जगह संकलित करके अपनी केस डायरी में नोट करते हुए कि क्या क्या घटना घटित हुई है, एक स्पष्ट आख्या कि जो किस अधिकार से मारपीट हुई है, कौन सी गन लगी हुई थी या कौन सी गन नहीं थी, डंडा था, लाठी थी या बंदूक थी या पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी। तो इन सब सारी घटनाओं को संकलित करते हुए, अच्छा और एक चीज़ और, जो वादी जो गवाह देता है, जो बयान देता है, उसके सारे वो साक्ष्य अपनी केस डायरी में अंकित करता है और उसके साथ जो वादी के जो बयान होते हैं वो भी अंकित इसमें किए जाते हैं। मुलजिमानों के बयान यानी कि जो जिनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है उनके भी बयान उसमें अंकित करते हैं। ये जो सारे तथ्य हैं इनको एक जगह संकलित करके विवेचनाधिकारी यानी कि IO जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को ही चार्जशीट कहते हैं। जब तक विवेचनाधिकारी के पास चार्जशीट होती यानी कि रिपोर्ट वो अपने पास रहती, तब तक कि वो उसमें बयान और अतिरिक्त जो बयान उसमें ऐड करते रहते हैं, उसमें ऐड और उसमें जोड़ते रहते हैं। लेकिन अगर चार्जशीट में उसमें साइन कर दिए हैं, उसको पूरी तरीके से विवेचना उसने समाप्त कर दी है, तब यहाँ से उसके पास विवेचनाधिकारी के जो विवेचनाधिकारी का जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो यहीं से समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो विवेचनाधिकारी द्वारा जो प्रस्तुत की गई चार्जशीट, उसमें से उसमें जो भी करना है, उसका जो भी आगे निस्तारण हो, वो उसके बाद फिर वो न्यायालय के पास आ जाता है। वो किसी भी न्यायालय में हो, वो तो फैक्ट और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके आधार पर अलग अलग कोर्ट में अलग अलग कार्य निर्धारण के लिए उनका जुडिक्शन बना हुआ है। तो इसी आधार पे जो मैंने जो जानकारी थी वो आपके सामने उपलब्ध कराई। और वीडियो को जो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।